आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, ईद की रंगारंगी आप भी मना रहे हैं, मैं भी मना रहा हूँ। ईद एक ऐसा त्यौहार है जहाँ प्यार है, मोहब्बत है और अपनों से मिलने का एक हवाला है। आज मेरे इस पॉलिटिकल शो में मैंने कुछ अपने दोस्तों को मदऊ किया है कि इस ईद के रंग हम आपके साथ शेयर कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं उज़्मा हफीज़, आप सिंगर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। वुमेन आर्ट हब एक कंपनी है वाह के नाम से, आप उसकी फाउंडर हैं और आपने ख़वातीन के लिए बड़ा काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ मौजूद हैं निदा शेख, यकीनन आप निदा से वाकिफ़ होंगे, एक्टर, मॉडल, सिंगर, फैशन कोरियोग्राफर, एंकर पर्सन। इस ईद पर इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन भी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा, आपसे शुरू करते हैं, आपका तजुर्बा कैसा रहा रमज़ान नशरियात का? माशा से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था रमज़ान का। और बेसिकली हमारा जो मकसद था वो ये बताना था कि रमज़ानों का क्यों नुज़ूल हुआ। तो आई होप सो कि जो हमारे व्यूवर्स थे, देखने वाले, उन तक हमारा मैसेज गया होगा। और ना ही कि सिर्फ वो रमज़ानों के लिए मैसेज था, वो आपके सारा साल के लिए मैसेज था कि आप मौसमी मुसलमान नहीं बने कि रमज़ानों के अंदर तस्बीह और टोपी लगा के आप नमाज़ें पढ़ें, बल्कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू आप अपनी डेली लाइफ के अंदर रूटीन में लेकर चलें। उज़्मा, रमज़ान कैसे गुजरे? रमजान के फर्स्ट टफ हो जाते हैं मेरे लिए, मुझे तो था। अरे सिर्फ आपके लिए टफ हो जाते हैं यार, मतलब कितने घंटे की नींद ली है? 1-1.5 घंटा। 3 घंटे 4 घंटे इनफ टाइम। ऐसा लगता है कि सोने का टाइम ही नहीं, आपको फौरन उठ जाना है, फिर कहीं ना कहीं जाना है, फिर घर पे काम करना है, फिर सोना है। तो और फिर ईद पे हमने नहीं सोने दिया, यहाँ बुला लिया। हाँ, और यही सारी चीजें हैं, बहुत सारी कमिटमेंट्स आपके अलावा भी बहुत से लोग हैं। अच्छा, हमारा तो ये है ना कि रमजानों के साथ साथ ईद शोज भी होते हैं। फिर वो ईद शो बीच में फिर काफी सारी वो होती है, ताक रातें होती हैं, उनकी ट्रांसमिशंस, तो वो बड़ा हेडेक हो जाता है। फिर सबसे बड़ी चीज आपको सब कुछ मैनेज करना होता है ना, तो वो उसमें आप बहुत हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी भी तो मैनेज करने का ही नाम है। उसमें जिंदगी कैसे मैनेज कर रही हो? जिंदगी मैनेज कैसे करें? जिंदगी में वो करना चाहिए जो आपका दिल चाहे। तो जिंदगी में वो करना चाहिए जो आपका दिल चाहे। दुनिया करने देती है? मैं दुनिया तो नहीं करने देती है, मगर पर करना वही चाहिए जो आपका दिल चाहे, जो आपका दिल कहे। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या रूट है, और जब आप उस रूट के ऊपर, उस गोल के ऊपर आप जाना चाहते हैं तो उस वे के थ्रू ही जाते हैं। बाकी रोकने वाले तो आपको बहुत मिलता है। और अभी जो दोस्तों का हवाला है ना, ये दोनों नाजरीन मेरे दोस्त हैं, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ आए हैं, हंसेंगे, बोलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। लेकिन एक दोस्त जिसको हमने बुलाना था वो नहीं बुलाया हमने। उसका मसला ये आया कि जब मैं उससे मिलने गया उसके घर, तो बहुत ही उदास बैठी हुई थी वो मेरी दोस्त। तो मैंने कहा यार अगर कोई दुख है तो मुझे दे दो। तो उसने मुझे गैस और बिजली के बिल थमा दिए। यार ये तो जाती है यार, मतलब दुख का मतलब अब बिजली गैस के बिल रह गए, दुख का सोर्स कमा दिया। दरअसल यह पाकिस्तान का जो अलमिया रहा है ना बढ़ती महंगाई के साथ, तो लोगों के लिए सबसे बड़ा जो दुख है ना वो केवल इलेक्ट्रिक ही है। हाँ उज़्मा, चूंकि मेरा तो पॉलिटिकल शो है, पॉलिटिकल शो में चूंकि ये ईद के रंग शामिल हैं, इसलिए हमने अपने दोस्तों को खास तौर पे जो गाते भी हैं उनको मदऊ किया है कि थोड़ा सा कलर आ जाए। लेकिन हमारा बेसिक हवाला जो है वो यही है कि इस वक्त ईद की खुशियां जो हैं वो गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल टास्क बनी हुई है। अच्छा, अगर आप ईद की खुशियों को ना मटेरियलिस्टिक चीजों से हटा लें, ठीक है, आप सिर्फ कपड़ों को, जूतों को, इन शब्दों को इतनी खुशियां कहते हैं, तो शायद ये मुश्किल हो गया है। लेकिन जो बच्चे हैं उनको तो यही चीजें चाहिए ना यार। बच्चों को ये चाहिए, ये हमने कहा है। बच्चों को तो टॉफी पे भी खुशी हो जाती है कि अगर आप उनको कहें कि ये टॉफी आपके लिए, तो ज्यादा खुश है, क्योंकि उनको लिए बहुत जबरदस्त हबनब का केक रखें और उनको एक छोटी सी टॉफी देते हैं, वो उससे भी खुश हो जाएंगे। तो दे डोंट नो कि वो 1000 रुपीज का केक है या वो 100 रुपए की टॉफी है। तो हमारी मर्जी, हमने उनको क्या दिया हुआ है, तो उनको उसी चीज की आदत पड़ जाती है। ठीक है, पिछली जनरेशन थी, बच्चे थे, उनको मोबाइल की आदत नहीं थी। ठीक है, अब उनको मोबाइल की आदत है, तो हम कहेंगे यार बच्चों की खुशी है मोबाइल, तो ये हमने डाली है।
ठीक है, तो बच्चे हैं, बच्चे तो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, और वो बचपना ही तो अपने अंदर रखना चाहिए ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाएं, छोटी चीज़ें मिल जाएं और हम बहुत बड़ी खुशियां मनाएं। निदा, अंदर का जो बच्चा है उसको मार दिया है या अभी आपने इतनी बड़े बड़े काम कर लिए, इतने बड़े बड़े काम कर लिए, तो अंदर का बच्चा जिंदा है या फिनिश? नहीं है वो, मगर बड़ा सीक्रेट टाइम अच्छा है। नहीं, बीइंग एंकर पर्सन, अभी आपने पॉलिटिकल शोज भी किए हैं, तो इस वक्त आप पाकिस्तान की सियासत को कहाँ देखते हो? फिलहाल तो मुझे पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से महंगाई, अभी आप रिसेंटली देखें ना कि पेट्रोल का बम हम पे गिर चुका है, और कि बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि हालात पाकिस्तान के इतने ख़राब हो गए कि 13-14 साल के बच्चे गलत एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर। ये तो बड़ा आप बहुत वाकई सूरत हाल खराब है। बेरोजगारी होती है ना, तो वहाँ पे जराइम भी होते हैं। तो बिल्कुल, जबकि बेसिक नीड्स है ना, वो अगर पूरी नहीं हो रही होती तो इंसान जो है वो फिर उसके अंदर जाहिर है कि जब एक इंसान है जो कि अपने पूरे घर को लीड कर रहा है और उसके घर के अंदर कोई भूखा है, वो अपने बच्चों की नीड्स पूरी नहीं कर सकता, 2 टाइम का खाना नहीं पूरा कर सकता, तो फिर इंसान गलत चीजों की तरफ जाता है। या तो वो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खुदकुशी कर लेते हैं और जिंदगी से तंग आके, काफी आप अक्सर ऐसे वाकयात सुनते होंगे, और जराइम पेशा जो एक्टिविटीज है उसमें बहुत इजाफा होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब जो सूरत हाल है उसमें जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, सियासतदानों के अलावा भी जो सरकारी अफसरान हैं, वो उनके बारे में तो वाज़ेह है ना, ये कहा जाता है कि वो काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। अगर वो उनका ईमान जागता है रिटायरमेंट के बाद, वो मस्जिद की पहली सफ में बैठे हुए होते हैं। अगर ईमान पहले जाग जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर जाए। समझते हैं कि यही बातें हैं। परफेक्ट बात है, ये परफेक्ट बात है, बहुत बेहतरीन बात ये कि हमें करप्शन ना बचपन से ही सिखा दी जाती है, और करप्शन को अब हम बुरा नहीं समझ रहे हैं। हाँ, ये तकलीफ दे सूरत हाल हो गई है निदा। अब आप करप्शन को बुरा नहीं समझते हैं तो फिर आपकी सोसाइटी तो कोलैप्स करेगी। हर शख्स अपने लेवल पे आके करप्शन कर रहा है, चाहे अगर मैं अपने आप या आपको भी, हम कहीं ना कहीं हम लोग भी ना उस चीज का फायदा उठाते हैं। यार गवर्नमेंट का है, चलो तो कोई मसला नहीं, अपनी मर्जी से जा रहा है, अपनी मर्जी से और वो जो शहजाद राय वाली लाइन थी कि वो जिसको मौका नहीं मिला, शायद ऐसे ही कुछ था ना, क्या यही बात है, यही बात, जिसको मौका नहीं मिला वही शायद शरीफ है, वही शरीफ है। बिल्कुल ऐसी बात, मैंने यही बात आपसे अर्ज की कि हमें बचपन से ना करप्शन सिखा दी जाती है, क्योंकि एक माँ जो होती है ना, उसका बहुत बड़ा किरदार होता है अपनी औलाद का मुस्तकबिल लेके चलने में, ठीक है। फिर वही औलाद बड़ी होकर आप में से, हम में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्टर्स पे होती है, किसी ना किसी दायरे के अंदर होती है। तो घर के अंदर अक्सर आप नोटिस करते हैं ये चीज़ होती है। इवन आपका और हमारे साथ भी हुई होगी कि बेटा जाओ जाके ये काम कर दो, आपको 10 रुपए मिलेंगे। हाँ, ऐसा ही है। मतलब आप तो पहला स्टेप ही करप्शन का यही होता है। मतलब ये तो लालच है। करप्शन इन द सेंस ये भी होता है कि हाँ भाई आप उनको मना कर दो, मैं नहीं हूँ, लेकिन आप कह दो यार अम्मा सो रही है, अब्बा सो रहे हैं, तो हम झूठ बोलना तो सीख ही लेते हैं कि अपनी मर्जी से हम जगहों को, चीज़ों को मोल कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। तो वहाँ पर ही स्टार्ट हो जाता है आपको घर में। आपने तमाम रोजे रखे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आपने भी रखे, लेकिन मजे की बात यह है कि रखे तो हमने भी। रोजे हम रख रहे थे, दर्जात जो है वो महंगाई के बुलंद होते जा रहे थे। ये बात समझ में नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई कहाँ रुकेगी जाके? कोई सूरत हाल नहीं है फिलहाल, तो दूर दूर तक कहीं इम्कान नहीं दिखता। बाकी अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि जिनके हाथों में हमारा मुल्क है, उनके दिल के अंदर थोड़ी रहम डालिए कि ये महंगाई थोड़ा थमे और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सके। पाकिस्तान के हालात अगर बेहतर हो जाएं तो वो जो एक दौड़ शुरू हुई है मुल्क से बाहर जाने की, वो भी शायद कुछ थमे, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। मैंने ज़ाती तौर पर महसूस किया कि इस वक्त अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार दोनों एक पेज पर हैं। शायद मुल्क में कुछ बेहतरी के मामलात बने, लेकिन उसके लिए आपको पूरे विल के साथ, पूरे दिल के साथ जो है वो जाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इसके अंदर मैं आपको अभी एक बात बोलूं कि
ऐसा कहते हैं हम हर बात का कसूरवार ना हुक्मरानों को ठहरा देते हैं, तो इसके अंदर हम हर बात का कसूर हुकूमत को नहीं ठहरा सकते। आपने एक हदीस सुनी होगी कि जैसे हुक्मरान वैसे ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हम लोग खुद सही नहीं है, हम अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेते हैं। अगर हमारे साथ वाले के साथ भी इवन कुछ गलत हो रहा होता है ना, तो हम खड़े होकर तमाशा देखते हैं और हम तमाशाई हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि ये आग हमारे घर में भी लग सकती है। तो जब जो इंसान अपने लिए खुद स्टैंड नहीं ले सकता, अपने लिए नहीं लड़ सकता ना, तो उसकी कोई आकर मदद नहीं करता है। ये बात तो ठीक है। इस बात से मुझे ना वाह याद आती है, कैसे ख्याल आया वुमेन्स को बनाने का। ये मसला ये था कि जब बीइंग फीमेल, जब इस इंडस्ट्री में, मतलब मैं तो खाली यही कहूँगी कि एक्सीडेंटली आई हूँ मैं यहाँ पर, मुझे एक शौक था, उसके बाद फिर एक्सपोजर मिलता गया, तो आई जस्ट केम हियर। तो मैंने देखा कि एक फीमेल आर्टिस्ट जो है वो, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हब की कमी है जहाँ पर आप तमाम फीमेल आर्टिस्ट को एक जगह जमा कर सके और उन्हें एक फीमेल सुपरविजन के अंदर ही उनको ग्रूम किया जा सके, उनको मोनेटाइज किया जा सके, और मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं आप। कर सकते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है, फीमेल आर्टिस्ट कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। और फीमेल को एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा किया जाता है, और ये आप और सब हम जब मीडिया के लोग हैं, हम जानते हैं कि किस तरीके से एक्सप्लोइटेशन होती है। अच्छा, मैं ये नहीं कि मीडिया सब में पूरे नहीं, हर जगह होता है, मीडिया में के अंदर है ये चीज, तो फील्ड में है। सेकेंडली ये था कि हम चाह रहे थे कि जो फीमेल आर्टिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तमाम के तमाम, और उसमें तमाम मोनेटाइजेशन भी उनकी हो, हम उनके काम को आगे लेके जा सकें, मीडिया से कनेक्ट करें, चैनल थ्रू चैनल एक ब्रिज प्रोवाइड कर सकें, जो एक बहुत ही अपकमिंग आर्टिस्ट, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने घरों में हैं और उनका कोई चैनल ही नहीं है, किस तरीके से वो रीच आउट करें, चैनल्स को रीच आउट करें, या उन लोगों का जहाँ पर उनका शोकेस हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर वुमेन आर्ट हब के अंदर हम सिर्फ सिंगर्स या एक्टर्स को नहीं रहते, हमारे लिए हर परफॉर्मिंग आर्ट, लाइक दे आर स्कल्पचर्स मेकर एंड दे आर पेंटर्स, इवन कुकिंग भी मैं हमेशा से उसको एक आर्ट समझती हूँ। एब्सोल्युटली, अभी तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आर्ट है, बिल्कुल ये आर्ट है, क्योंकि एक्सप्रेशन है, आपके अंदर का एक्सप्रेशन। आपको कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना क्यों पसंद आता है, माँ मोहब्बत से बनाती है, तो जब जहाँ पर भी मोहब्बत एक्सप्रेस करती है अपने आप को, तो वो खूबसूरत होता है, वो बहुत प्यारा होता है। तो इसलिए कहते हैं एक्सप्रेशन जो है वो आर्ट है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो भी जुमरे में आता है, वो तमाम खवातीन हमसे कॉन्टेक्ट करती हैं और हम उनको उनके अकॉर्डिंगली काम देते हैं। इसके अलावा हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम करते हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, थ्रू आर्ट एंड थ्रू आर्टिस्ट और फीमेल आर्टिस्ट की जो आर्ट है, सिर्फ नाच गाना नहीं है, सिर्फ फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है। इसके ये बड़ी अच्छी लाइन आपने दी है। फी जमाना हमारे पास जो लोग हैं, जो समझने वाले हैं, वो शायद यही समझते हैं आर्ट मीन सिर्फ नाच गाना नहीं। तो यही याद है कि नाच गाना इफेक्टिव बहुत है। हाँ, सिंगिंग, आपको याद होगा कि बचपन में भी कितनी चीजें सीखी होंगी, लेकिन याद आपको पोम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि जो मेलोडी होती है, अजान भी इसीलिए शायद मेलोडिकली है, ताकि हमें वो याद हो गई है और हम उसके ऊपर फौरन से कान धरते हैं। तो कोई भी चीज जब मेलोडी में आ जाती है, तो सिंगिंग में आ जाती है, तो बहुत इफेक्ट करती है। तो उसके बाद तो उस चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। तो उस पर हम बात कर सकते हैं, हमारे जो सारे करंट इश्यूज हैं, हम पॉलिटिकल पे भी बात कर सकते हैं थ्रू म्यूजिक, हम बात कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हम बात कर सकते हैं रिलीजन इक्वालिटी की, इंटरफेथ हार्मनी की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं पॉवर्टी पर। अगर लोग इतना ही इम्पैक्टफुल है, आपकी एक्टिंग इतना ही इम्पैक्टफुल है, आपकी सिंगिंग, तो व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट दिस थ्रू आर्ट। तो ये भी हमारा एक मोटिव है और हम इस पे ही यही सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो लड़कियां हैं, जो स्किल्ड लड़कियां हैं, उन्होंने हमें कनेक्ट किया और वी आर माशाल्लाह ग्रूमिंग। और अभी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो पाइपलाइन में है। नेक्स्ट आफ्टर ईद इंशाल्लाह हमारा एक प्रोजेक्ट है। अब तक कितनी खवातीन हैं जो वुमेन हब में ज्वाइन हो चुकी हैं या ऑन बोर्ड हो चुकी हैं? वी आर अबाउट, देखिए मैं किसी को बाउंड नहीं करती कि इफ दे आर कमिंग टू वाह, दे आर वाह आर्टिस्ट, दे आर नॉट वाह आर्टिस्ट, दे आर द आर्टिस्ट फॉर ऑल, बट वी आर प्रोवाइडिंग देम अकॉर्डिंग टू देयर जो भी That's right. ठीक है वो है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी लड़कियां, कुछ नात ख्वां लड़कियां, लास्ट टाइम भी हमने 2-3 नात जो है वो लड़कियों की जो है वो रिलीज की थी उनकी अपनी प्लेटफॉर्म से। सेकेंडली कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो हमें कभी रीच आउट करते हैं,
एक्टर्स प्रोवाइड करने, तो एक्टर्स जो उनको बहुत शौक है, जिन्होंने अभी काम नहीं किया है, सीखा है थोड़ा बहुत लेकिन नहीं कर सके, तो उनको हम भेजते हैं। मॉडलिंग हमने करवाई है। इसके अलावा हमारी जो है वो सिंगर्स बहुत ज़्यादा, इसके अलावा हमने कॉन्सर्ट्स किए हैं लकी वन में और एक आंगन में, और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हमने किए हैं जहाँ पर हमने फीमेल टैलेंट को मजे। और इसके अलावा मेरे पास ना सिंगर्स म्यूजिशियंस लड़कियां भी हैं, तो जो वो लड़के जब लोग देखते हैं वो बहुत बहुत अमेज होते हैं, यार पाकिस्तान में लड़के तबला भी बजा रही हैं, पाकिस्तान में लड़के कीबोर्ड भी बजा रही हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम सलाम पेश करेंगे प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह सितारा इम्तियाज को, कि जिनकी काविशों से आर्ट और कल्चर को फरोग हुआ, खास तौर पे कराची में। नाज़रीन, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मॉडलिंग की बात हुई, निदा तुम्हारा सारा कैरियर जो है वो मॉडलिंग का हवाला है, उसके बाद फिर तुम एक्टर बनी, फिर तुमने सिंगिंग शुरू की। पिछला तुम्हारा एक बड़ा जबरदस्त सॉन्ग हिट हुआ, बल्कि सुपर डुपर हिट हुआ, तलाश। तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक सॉन्ग है, कवर सॉन्ग है जो हमने किया है। अच्छा, मेरे साथ इसके अंदर जो सिंग किया है, ये हमने डुएट गाया है ना। जो मेल है इसके अंदर, उनका नाम है सनी सोलंकी, और डायरेक्टर भी वो खुद ही है। ठीक है। और मेरा ख्याल है तलाश में भी सनी था आपके साथ। तलाश में भी सनी ही था मेरे साथ, और इस सॉन्ग के अंदर भी सनी ही मेरे साथ है। और ये कवर सॉन्ग जरा सा कुछ गुनगुना के बताएं ना, हमें कैसे पता चलेगा? ईद पे रिलीज हो गया? आज रिलीज हो गया? आज रिलीज हो गया है। आज रिलीज हो गया है, तो जरा सा इनसे कुछ सुने ना। आलमगीर का सॉन्ग है ये। आलमगीर को ट्रिब्यूट किया है आपने। वाह वाह वाह। आलमगीर मतलब एक ऐसा गुलकार, ऐसा गायक, ऐसा सिंगर कि जिसने और उस जमाने को उन्होंने फोक म्यूजिक बहुत मतलब झूमना सिखाया गीतों पे। जी जरा सा गुनगुनाएं। देखा ना था कभी हमने ये समा सा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सपनों में हम। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है निदा। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं उस्मा की तरफ। उस्मा, ईद का जो हमारा ये त्यौहार होता है, मुझे एक गीत पड़ोसी मुल्क का याद आ गया कि होली के दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूलकर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो यही हवाला हमारी ईद का भी है कि जिसमें हम से अगर कोई रूठा हुआ भी हो ना, तो हम उसे मनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मनाने की कोशिश गा कर की जाएगी तो कैसे गाएंगे, कैसे करेंगे? है कोई आपके जहन में इस तरह का प्लान? यार सोचना पड़ेगा, सोचते हैं। सोचे कुछ उठाएं, कुछ सुनाएं। सही है। तो अभी तो रिसेंटली वो याद आ रहा है मुझे कि नयरा नूर साहब का जो गाना है रूठे हो तुम। नयरा नूर तो हमारी लेजेंड थी, शहरियार भाई हमारे लेजेंड हैं। अच्छा, तो जरा सा म्यूजिशियंस अभी मेरे साथ कोई है नहीं, तो इसलिए ये एडहॉक का दौर है ना, एडहॉक पे चल रहा है सब। 1 2 3। सीने से
वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच। निदा, पसंदीदा गुलकारा कौन है आपकी? पसंदीदा गुलकारा अगर पुराने सिंगर्स के अंदर देखें तो मैडम नूर जहां, जिनको मैं काफी मैडम की तो करती बात हूँ। ही अलग है जी, मैडम ने तो ऐसे कमाल के गीत गाए हैं कि मैडम नूर जहां के अलावा रफ़ी साहब हैं, रफ़ी साहब ने भी बहुत अच्छा क्या बात है, अली क्या खान बात है। और बहुत से ऐसे हमारे, और खुद मेहदी हसन खान साहब माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। और दरअसल पता है उस वक्त के गाने वाले और उस वक्त की शायरी बहुत कमाल की थी। अच्छा, अब मसला ये आ गया यहाँ पर कि हम लोग गाते तो हैं मगर आप अक्सर सॉन्ग्स के अंदर देखेंगे कि वो शायरी का ना सर होता है ना पाम होता है, वो उसमें जो आजकल के गाने होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वरना जो 60s 70s 80s 90s तक के गाने हैं, वो आज भी आप जब अंताक्षरी खेलने आप शुरू करें ना, तो आपकी जबान पर वही गाने आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे जो पता नहीं क्या गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, रोटी बांध लो, भिंडी लपेट लो, कुछ इस तरह की बात। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सभी गानों के मैं आज कोई नहीं बोलूंगी, हाँ, हाँ, मतलब बेहतर गाना भी बन रहा है, ऐसा नहीं। तकरीबन ऐसे हैं और उसके अंदर म्यूजिक इतना दे दिया जाता है ना, आपको वर्ड्स भी नहीं समझ में आ रहे होते कि जो गाने वाला है वो सिंगर गा क्या रहा है। और ये जो, मैं तो इनको फेक गाने ही समझता हूँ, और फेक से तो मतलब बहुत ही परेशानी हो रही है अभी। ये जो फेक आईडी बनाई हुई है ना लड़कों ने लड़की बन के, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही हुई है। हम किसी को हमने समझा कि ये कोई लड़का ही है, हमने उसको बहन कह दिया, बाद में वो लड़की निकली। ये तो अच्छी बात है कि वो लड़की बाद में निकली, वरना बस लड़की समझ के बस कहते हैं लड़का निकला। अच्छा जी, तुम बताओ तुम्हें एक्टर एक्ट्रेस कौन पसंद है? एक्ट्रेस और एक्टिंग के हवाले से ना हमेशा से एक बहुत सब्जेक्टिव रहा मेरा, इस तरह से कि मुझे बाज दफा जो फिल्म पसंद आ जाती है वो एक्टर से बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब एक्टिंग, लेकिन फिर भी एक जहन में होता है ना कि यार ये तो इसने सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो। ड्रामा अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर फवाद जो पसंद है, इसके ठीक अलावा है। जो है सजल अली की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती सजल है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। मुझे सबा कमर बहुत पसंद है। सबा कमर मतलब और सबा कमर, मतलब ऐसा लगता है कि वो आप उसको मासी बना लें या शहजादी बना लें, वो उसके एक्सप्रेशन और उसकी सारी चीजें बहुत कमाल। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा, सबसे बड़ी चीज पता है उनकी एक जो खासियत है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा उनकी पसंद है कि वो एज अ बेस्ट एक्ट्रेस तो है ही वो, मगर उसके अलावा वो इतनी मतलब हम्बल है और इतनी पॉजिटिव थिंकर है। वो हर चीज को बड़ा पॉजिटिव वे से देखती है। इवन आप उनके काफी ऐसी वीडियोस देखें तो काफी साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो वो बात करती है अपनी अक्सर रील्स के अंदर। आपकी तो वैसे किसी जगह आपने काम किया उनके साथ, सबा के साथ काम करने का मौका मिला आपको? नहीं, इत्तेफाक अभी तक हमारा एक दूसरे के साथ काम करने का तो मौका नहीं हुआ, मगर एक सेट था तो वहाँ पे शम्सी स्टूडियो के अंदर तो हमारी शूट चल रही थी, तो वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात में आपने अंदाजा किया कि वो हम्बल भी हैं? जी, काफी अच्छी मुलाकात रही थी। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपको मीरा की एक्टिंग ज्यादा पसंद है या मीरा की इंग्लिश? बड़ा दोनों ही अच्छी है। उस्मा, तुम्हें मीरा की इंग्लिश ज्यादा पसंद है या मीरा की एक्टिंग? बात ये देखिए, उनकी जो एक्टिंग है वो कमाल है और जो उनकी इंग्लिश है वो लाजवाब है। वाह वाह वाह, बल्कि मैं कहूंगा कि एक्टिंग कमाल है और इंग्लिश जो है वो बाकमाल है। तुम्हें क्या पसंद आया? मुझे जो चीज अच्छी लगी वो अच्छा है। अच्छा, इंग्लिश में ये होता है कि बाद में उनके बेचारों को बहुत ज्यादा कहा जाता है कि वो गलत कर रही हैं, जो भी कर रही हैं बहुत रिप्रेजेंटेटिव गलत है, कि हो सकता है वो कॉमेडी के तौर पर ठीक है, वो अच्छा है। उसके अलावा भी देखिए, अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए ना, तो जब तक आप बात नहीं करते तो आपको नहीं पता चलता। और सबसे बड़ी चीज उनमें ये अच्छी है कि उनमें कॉन्फिडेंस है बोलने का, वो बात करती हैं। गलत चीज का बिल्कुल ठीक नहीं होता। नहीं, गलत चीज हमारे सियासतदानों में भी यही कॉन्फिडेंस है। गलत चीज का नहीं। देखिए, ठीक है, अगर वो कोई चीज सीख रही है, लैंग्वेज सीख रही है इंग्लिश के अंदर, अगर वो बात कर रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको आप नेगेटिव वे के अंदर ही देखें और नेगेटिव उससे ही आप सोचें, बिकॉज जब तक आप कन्वर्सेशन नहीं करोगे तो कैसे सीखेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो अक्सर आपको याद होगा कि हमारे बचपन के अंदर हम उर्दू बोलने के अंदर बड़ी गलतियां कर जाते थे, अभी भी इवन कर जाते हैं, और लिखने में बड़ी गलतियां कर जाते थे। तो आपका ये जो सीखने का सिलसिला है वो जिंदगी
जिंदगी भर का रहता है। और मैडम मीरा ने तो हमारे पाकिस्तान को काफी फिल्में दी। और मैडम मीरा जो है वो असल में न्यूज में रहने का फन जानती हैं। ये मुमकिन है। अच्छा, जो आपकी डिमांड होती है, अगर आप बीइंग सेलिब्रिटी आप लेकिन मेरा थोड़ा सा लाफिर है यहाँ पर, क्योंकि हम जो सीरियस टॉक नहीं हो रही था। हाँ, सीरियस टॉक, मतलब इतना सीरियस होना भी नहीं है भाई, पूरे रमजान सीरियस होने के बाद तो आज जैसे चाहत फतेह अली भी तो मशहूर हो गए ना, मतलब ये तो बहुत खतरनाक का हवाला है। मतलब वो क्यों लाहौर दा पावर, पता नहीं क्या क्या मशहूर हो रहा है, 1 2 3। तो हम लोग हमें ऐसा लगता है कि एक चीज जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो थोड़ी मजे की है तो हम उसको मशहूर कर देते हैं। एक ये वाला सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। अच्छा, हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार कौम नहीं है, तो हमें जो भी चीज सस्ती मिल रही होती है, हंसने की, हंसाने की, कुछ नया करने की, जिसमें हम कहका लगा सकें, तो हम उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। मसला पता है क्या, असल आर्ट है ना वो पीछे रह जाता है, ये चीज आगे चली जाती है। अब चाहत फतेह अली खान कितने आगे चल जा चुके हैं, कितनी उनकी वीडियोस आ चुके हैं और कितना वो कमा रहे हैं। आई थिंक हमारे स्किल्ड आर्टिस्ट भरे पड़े हैं, अनडाउटेडली। ठीक है, तो मसला सिर्फ ये कि हमें नहीं पता, हमें एक चीज अच्छी लगी हमने को शेयर कर दिया, बगैर देख सोचे समझे शेयर नहीं करें। अगर वो गलत है तो उसे शेयर मत करें। हमेशा से इस बात का लगता है कि सोशल मीडिया इतनी पावरफुल चीज है ना कि वो गलत को भी बहुत आगे ले जा सकती है और सही को भी। तो आप लोगों के पास बहुत बड़ी पावर है, तो अच्छा कलाम है, अच्छी चीज जो है वो उस कॉन्टेस्ट को ही हम सिर्फ खुशी खुशी में यार इसको सुन जा रहा है, कैसा मजे की चीज कर रहे हैं, और वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वही फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। निदा, आपने जब गाना शुरू किया तो कोई जहन में इंस्पायरेशन थी कि यार वो जहन में है वो लड़की, वो जैसे मैं मतलब मुझे इब्तिदाई दौर में मुझे लगा कि जो एक ख़ास एरा की लड़कियां थी वो नाजिया हसन से बड़ी इंस्पायर थी। तो आपके जहन में कोई ऐसी फिगर थी कि नाजिया या आदिका या कोई एक्स या कोई वाई, कोई एक, कोई जेड? नहीं, नाजिया हसन ने अपने दौर के काफ़ी अच्छे गाने हमें दिए और उस टाइम में उन्होंने पॉप की इंडस्ट्री से हमें पहुंचाया, बिल्कुल डिस्को दीवाने से। अभी तक मशहूर है वो गाने, सब गाने अभी तक मशहूर है वो गाने। आता है उनको, अगर आज भी आप उनको सुनो तो मजा आता है। आज भी अगर नाजिया को सुने तो उतना ही मजा आता है, तो जरा कुछ हो जाए। अच्छा, नाजिया हसन साहिबा का कुछ हो जाए, ट्रिब्यूट टू नाजिया हसन। मतलब मीठी ईद है तो कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए ना, दिल में मीठी मीठी सी कुछ हलचल वलचल है ना। आपने मुझे हिंट दे दिया कौन सा गाना है ना। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नाजरीन, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन लेना पड़ेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत मजे की गुफ्तगू चल रही है। हमारे पास 2 स्टार्स आए हुए हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हुए हैं। निदा, एक्टिंग, मॉडलिंग, सादा कौन किस में मजा आ रहा है?
मॉडलिंग भी अच्छी है और एक्टिंग भी अच्छी है, मुझे तो दोनों में ही बहुत मजा आता है। मगर एक्टिंग के अंदर ये चीज़ है कि जो कैरेक्टर होता है ना, आप उस किरदार में खो जाते हैं और आप उस किरदार को जी रहे होते हैं, तो आई रियली लव दैट। तुमने सबसे मजे का रोल कौन सा किया जिसको तुमने मतलब डूब के किया, जो तुम्हें बड़ा मजा आया हो जिसको करके? खालिद मुबीन है डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी एक वेब सीरीज थी भोली बानो। भोली बानो जी, तो वो भोली बानो जो थी, वो भोली बानो में थी और वो बड़ा मींस जुनूनी किरदार था। अच्छा, नाम भोली बानो है लेकिन किरदार जुनूनी था, जैसे वो डर का शाहरुख खान, आई लव यू किरण। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अंदर ये होता है कि मेरे मॉम डैड की डेथ हो जाती है, देन मुझे मेरे रिलेटिव्स पालते हैं, तो फिर मेरे रिलेटिव्स जो होते हैं वो बड़े जालिम होते हैं, मेरी जायदाद पे कब्जा कर लेते हैं। यही होता है, यही होता है। हमारे माशरे का तो अलविदा फिलहाल यही है, मगर बहुत से रिलेटिव्स अच्छे भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों है, लेकिन मोस्टली यही होता है। तो उसके अंदर फिर इन दी एंड वो एक बदले की कहानी है कि मींस मैं अपने खानदान के अंदर जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनसे बदला लेती हूँ और बड़ी मतलब इन दी एंड उनको जाके पता चलता है कि वो माँ बेटी को मैं उनकी वीडियो लीक आउट करवाती हूँ और बेटा जो होता है वो माँ को भी मार देता है, बड़ा बेटे को भी मार देता है। थ्रिल और ये सस्पेंस के साथ भोलपन से भोली बानों से चालाक बानों तक का सफर। अच्छा, उसके बाद फिर मारने के बाद फिर मैं जोर जोर से हंस रही हूँ उसके अंदर और फिर मैं कहती हूँ वही जुनूनी कैफियत। हाँ, बिल्कुल कि आज मेरा मतलब पूरा हुआ। अच्छा, कौन सा ऐसा किरदार है जो तुम करना चाहती हो? काफी सारे ऐसे किरदार हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ। खैर, मिसाल के तौर पे मैं इस टाइम पे मैं तो रियल लाइफ में सारी जिंदगी जीना चाहती हूँ, हर आर्टिस्ट की और हर शख्स की। इवन कि जब ये सब्जी वाले जा रहे होते हैं, मैं कहता यार ये जिंदगी भी जी के देखनी है, मतलब हर जिंदगी जीनी है मुझे। यार जिंदगी देखो, जैसे हिंदुओं का फलसफा है ना आवागमन का, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, इस तरह वो कहते हैं कि 7 जन्म अगर कोई ख्वाहिश दबी रह गई तो अगले जन्म में पूरी हो जाएगी। बीइंग ए मुस्लिम हमारा तो इसी पे ईमान है कि ये एक ही जन्म हमें मिला है, लेकिन खुशकिस्मत वो लोग हैं जो इस एक जन्म में 7 जन्म के मजे ले रहे हैं। अगर हाँ मतलब वो आर्टिस्ट है ना यार, आप उसी में डॉक्टर बन जाते हो। कि खुश रहना भी एक आर्टिस्टिक सी चीज है, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी छोटी है और इसके अंदर इतनी परेशानियां है ना, और उन परेशानियों को फेस करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर आप उसमें खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें ना, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल चीज है। आपको फिर कहीं आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लड़की, तुम्हारे मन में क्या है, क्या करना है आगे चल के? जो फ्यूचर प्लान क्या है? जो करना है अभी करना है। मेरे लिए फ्यूचर प्लान नहीं होते। अच्छा, मतलब तुम प्रेजेंट प्लान में। ओह शाबाश। जिंदगी जीना है तब तक रास्तों का नाम है, सब मंजिल कुछ नहीं है, तो रास्ते खूबसूरत बनाओ तो मंजिल खुद ब खुद रास्ते में। मगर आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपने जो रास्ता चूज किया है कि वो अच्छा, रास्ता सिर्फ रास्ता ही खूबसूरत होना चाहिए या रास्ते में जो आपके साथ हमसफर है वो भी कोई ऐसे आपका हममिजाज होना चाहिए? हम सफर, अच्छा वो एक शेर याद आ रहा है इस वक्त, हम सफर चाहिए जी आता कीजिए। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे। वाह 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 वाह। लेकिन पता है क्या कि जब आप एक नेक नियत के साथ, एक अच्छी सोच के साथ जब एक सफर स्टार्ट करते हैं ना, तो मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है कि अच्छे लोग खुद ब खुद, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन अल्लाह ताला की तरफ से काम करता है कि आपके साथ पॉजिटिव लोग, अच्छे लोग जुड़ते रहते हैं। मैं और आप शायद इसीलिए साथ हैं इस वक्त। हजारों लोगों से आप मुलाकात की होगी आपने, जहाँ पर हम मिले थे आर्ट्स काउंसिल में, और बहुत सारे लोग हैं जो हम आपकी वाइब्स नहीं मिलती हैं, आपकी एनर्जी नहीं मिलती है, तो आप नहीं रहते उनके साथ। ये बात सिर्फ समझने की अपने आप से। फारसी का माकूला है कबूतर बा कबूतर बाज बाज। आप अपने हम जिन्स में, हम मिजाज लोगों में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। मोस्टली कि मैं लोगों की अडॉप्टेशन, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं मुझे, मैं उनके साथ फील कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को उस प्लेस पर रख कर भी सोचती हूँ, तो मुझे ठीक लगते हैं वो लोग ना। कोई भी शख्स ना जानबूझकर बहुत बुरा नहीं होता, कोई भी शख्स जानबूझकर बहुत बुरा नहीं होता। बहुत अहम लाइन है ये, बहुत अहम, क्योंकि वो क्या समझते हैं मैं यही
करना मेरे लिए बेहतर है। तो हमें अगर किसी को समझना है तो पहले अपने आप को जीरो करके उसकी जगह पे खड़े होना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है। क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत सारी चीजें मुझे बहुत बुरी लग रही है, यार ये क्यों ऐसे यहाँ बैठा हुआ है, इसको तो नहीं बनना चाहिए, कैसा बुरा काम नहीं कर रहा, मुझे उसकी जिंदगी जीनी पड़ेगी। एग्जैक्टली मतलब उस जिंदगी जीने के बाद मुझे पता चलेगा ऐसे ही क्या किसने क्यों किया था ऐसा। बीइंग ए ड्रामा राइटर निदा, मैंने ऑलमोस्ट तमाम ही चैनल्स के साथ काम किया है। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि अगर मैं किसी पठान ड्राइवर का रोल कर रहा हूँ तो किसी भी पठान ड्राइवर के साथ ज़रूर वक्त गुजारूँ ताकि मुझे थोड़ा सा उसके बारे में आगाही हो। वैसे ड्रामा राइटर की हैसियत से आपकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब आप साथ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो उससे आप ज़्यादा बेहतर तौर पे मतलब आप इंटेलेक्चुअल जुमले ड्राइवर से नहीं कहलवा सकते ना, तो फिर वो अगर कोई अच्छी बात भी कर रहा है तो किस तरह पिच करेगा। तो मैं भी ज़रूर नीचे उतरता हूँ। आपको पता चलता है कि वो बेसिकली किरदार क्या है। बेसिकली एक्टिंग, हमारे जो ड्रामास बनते हैं तो ये हकीकत जिंदगियों के ऊपर ही बनते हैं। ऐसे ही है। इसमें जितने भी किरदार हैं कहीं ना कहीं हमारे माशरे से वाबस्ता ही होते हैं। मुझे ना पाकिस्तानी ड्रामों से हमेशा से मसले रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे जो लास्ट ड्रामा पसंद आया था वो एक सजल अली का जो भी था ना, इश्क का सफर, जो वही था। क्यों हम लोग सिर्फ इन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं, किसकी शादी किससे होनी है। सदियों से दुनिया में एक ही तो किस्सा है, वो सास बहू से निकले तो हम कहीं आगे चले। ऐसा लगता है कि जिंदगी का दुनिया का मकसद सिर्फ शादी है। पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे भी बहुत से हैं कि जिनको आप देखो तो आपको एक मैसेज मिलता है। इवन आप पुराने ड्रामे पीटीवी के दौर के आप उठा के देखें, उस वक्त वो तो क्लासिक, वो क्लासिक हैं, दुआ उठा ले, वो क्लासिक हैं, वो क्लासिक हैं, इस तरीके का वो क्लासिक हैं। हसीना आपा, फातिमा सुरैया बजिया, 50 आप ले रहे हैं जी बेहतरीन बेहतरीन इस तरीके बेहतरीन। के काफी ऐसे ड्रामाज हैं जिनको अगर आप आज मेरी जात जरा है बेनिशा, वो भी अच्छा एक ड्रामा था, और एक और भी बारा खान का ड्रामा था जो उन्होंने बताया, जो मतलब एक आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। इसमें हमें ये कहा कि वो उससे मोहब्बत करती है, वो उससे मोहब्बत नहीं करता, वो उसकी शादी उससे नहीं हो रही है, उसकी मसले घर में, ये तो देख देख के ये अपने घरों में भी मसले ही चल रहे हैं ना। हमें एक बड़े कॉज पे क्यों बात नहीं करते, हम ये समझ में नहीं आता। हंसना, बोलना, खुश रहना, क्योंकि आप एक ऐसे सोसाइटी का हिस्सा हैं जहां पे बहुत सारे कैजेस जो है ना उसमें आप कैद हैं। तो उनसे निकलने के लिए कोई रास्ता जो है वो यही है कि आप कुछ फनून लतीफ़ा के। अच्छा, जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे खवातीन की ये बहुत आदत है ना, उसके घर का पता चल जाए कि उसके घर में क्या होता है। तो ये जो ड्रामाज है ना, ये वाली ख्वाहिशात पूरी कर देते हैं शायद, कि उनके घरों में क्या चल रहा है। अगर ड्रामा राइटर, आपको तो इस बात की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कि आप जो लिखते हैं वो माशरे के ऊपर लिखते हैं। तो जो हमारे माशरे के अंदर चल रहा होता है, तो एक राइटर जब कोई कहानी लिख रहा होता है तो वो हमारे माशरे पे ही लिख रहा होता है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है दादा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और चूंकि अब हम तो बैठे हैं ईद के शो में, और आप जो हैं वो अब कुछ ऐसा सुना दें कि हम वाइंड अप पे जा रहे हैं, आखिरी 2-3 मिनट रह गए। वाइंड अप पे जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगी कि हम तो यहाँ पे पाकिस्तान में ईद की खुशियां मना रहे हैं, मगर इस वक्त हमारे बीच में एक मुल्क ऐसा भी मौजूद है जो कि ईद की खुशियों से महरूम है। गजा की बात कर रही हूँ मैं, फलस्तीन की। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि अगर हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो अपने घर के अंदर बैठ के अपनी इबादतों के अंदर उनके लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो सके उतना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, वाइंड अप की तरफ जाएंगे, कुछ अच्छा सा सुना दें। अच्छा, इस वक्त बातें इतनी खतरनाक सी हुई है तो अच्छा है क्या, इसीलिए हम चाह रहे हैं ना हैप्पी एंडिंग। कुछ जो दिल चाहे जिसका वो सुना दे। अच्छा, आप कुछ स्टार्ट करें अगर आपको। तुम अपने गीत से स्टार्ट करो। नहीं, ये स्टार्ट करें ज्यादा। चलो तुम स्टार्ट करो। अच्छा, एक गाना है जो मेरा अपना ओरिजिनल लेबल से स्टार्ट करता है। हाँ, वहाँ से शुरू करें। ठीक है, उसमें सिर्फ ये है कि एक फीमेल या बीइंग अ फीमेल जो है वो क्या आपकी एक्सप्रेशंस चाहते हैं, आप जिंदगी में करना चाहते हैं, तो उस पर मैंने गाना बनाया, छोटा सा है, अभी रिलीज नहीं किया उसको मैंने, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपनी सारी जिंदगी में रंग भरना चाहूं, अपनी खाली जिंदगी में रंग भरना चाहूं, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहूं, चाहे एक बार भी हो, चाहे एक बार भी
मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो गोरी तुम वो दिन याद करो, सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के, थोड़ा सा पल खाई थी वो दिन। वस्ता भैया रमैया, वस्ता भैया रमैया, वस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। एक दिन बिक जाएगा जग में। मगर आप बहुत ना पुराने सॉन्ग्स के अंदर जा रहे हैं। मैं इतने पुराने songs मैंने कहा ना, मुझे पसंद ही 40, 50, 60s के गाने हैं। और आखिरी हम वाइंड अप कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते खत्म हो गया। आखिरी लाइन यही है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से मोड़। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।